हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत सारे टाइप हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, अब जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इटसेल्फ नेम रिफ्लेक्ट के सब्स्टिट्यूट होगा, एक आएगा एक जाएगा। यहाँ जो हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे वो SN2 होगी, SN1B होगी, SNI है, इसमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन भी आएगा, दैट इज NGP। इसमें SNAR भी आएगा। इसमें एक तरह का बेंजाइन मैकेनिज्म भी आएगा। इसमें SN1 प्राइम भी आएगा और इसमें SN2 प्राइम भी आएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा समझने वाला है या बेसिक है वो ये दो हैं, SN1 एंड SN2। बाकी तो सब इसी के सिमिलर हैं, इसी जैसी हैं। तो SN1 SN2 पर कमांड हो गया तो बाकी तरह की मैकेनिज्म आप आसानी से समझ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले SN2 टू SN, दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। तो इट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, दैट इज बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम स्टडी करते हैं। है क्या? बहुत आसान है। जैसे अगर हमारे पास एक कार्बन है, इसमें एक तरफ हाइड्रोजन लगा दे, एक तरफ हम ड्यूटेरियम लगा दे, एक तरफ मान ले ट्रिटियम लगा देते हैं और ये क्लोरीन कर देते हैं। दिस कार्बन इज द कायरल कार्बन, कायरल सेंटर है। और अटैकिंग रिएजेंट यहां हम इस सबस्ट्रेट पर OH नेगेटिव ले आते हैं, जिसमें कार्बन यहां पार्शियल नेगेटिव है, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव है और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है। अब इस केस में OH नेगेटिव जिधर क्लोरीन लगा है उधर से तो आ नहीं सकता, क्योंकि अगर इधर से आकर अप्रोच करेगा ऐसे तो क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोक्साइड का नेगेटिव चार्ज या न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे और रिपल्शन की वजह से ये सेम साइड से अप्रोच नहीं कर सकता। देन इट ऑलवेज अप्रोचेस फ्रॉम द बैक साइड, जिससे कि क्लोराइड से इसका इंटरेक्शन ना हो। और अब यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट डेवलप होती है, जिसमें ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है ट्रांजिशन स्टेट में, और इसका एक p ऑर्बिटल खाली हो जाता है, या कहीं p ऑर्बिटल ऐसे होता है। और इसी p ऑर्बिटल में क्लोराइड, ये क्लोरीन डिटैच होने लगता है और इधर से OH अटैच होने लगता है। तो नाउ दिस इज पार्शियल नेगेटिव, रिमूव हो रहा है, और ये अटैच हो रहा है पार्शियल नेगेटिव, एंड दिस इज नेम्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट है। इंटरमीडिएट नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल पर मिलेगा आपको। इस टाइप से आपको ट्रांजिशन स्टेट मिल जाता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड पेंटावेलेंट है। पेंटावेलेंट कार्बन है, इसीलिए अनस्टेबल है। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप, अब यहां से क्लोराइड निकल जाता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में OH आता है। ये रहा हमारे पास ट्रिटियम, ये रहा हमारे पास ड्यूटेरियम और ये रहा H। कार्बन स्टिल रिमेन कायरल, कायरल है अभी भी। लेकिन अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखें तो ये अपसाइड डाउन हो गया। जैसे हमारे पास ऐसे ही अम्ब्रेला होता है ना, हम यहाँ रखते हैं अम्ब्रेला और ये उसका हैंडल हो गया, ऐसे अम्ब्रेला है।
तो इस अम्ब्रेला में मान लेते हैं क्लोरीन यहाँ पर है और बाकी सारे ग्रुप नीचे की तरफ है इस तरीके से, जिसमें हाइड्रोजन हो सकता है, ड्यूटेरियम हो सकता है, ट्रिटियम हो सकता है, ऐसे। अब जब तब दूसरा ग्रुप नीचे से आया अपोजिट डायरेक्शन से, OH से, तो वो इधर लग जाएगा और ये सारे ग्रुप ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब जैसे हमने तेज आंधी में छाता खोल रखा हो, अम्ब्रेला खोल रखा हो, तो वो ऐसे हो जाता है। तो अब यहाँ पर हो गया हमारे पास OH और बाकी सारे ग्रुप ऊपर पहुंच गए, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन किसका हो गया? कन्फिग्रेशन का। कन्फिग्रेशन गेट इन्वर्टेड। तो वॉल्डन इन्वर्जन होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें पेंटावेलेंट कार्बन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन हम तब आसानी से ऑब्जर्व कर पाएंगे जब हमारे पास कायरल सेंटर हो। कायरल सेंटर नहीं है तो इन्वर्जन का ऑब्जर्वेशन बहुत आसान नहीं होता, या आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जब ग्रुप एक जैसे होंगे तो ऑब्जर्वेशन कैसे होगा? जैसे अगर मान लें हमने ये कार्बन लिया, इधर भी हाइड्रोजन ले लिया, और इधर भी हाइड्रोजन हो गया, और ये भी हाइड्रोजन हो गया, यहाँ क्लोरीन लगाया। अब अगर आप OH लेकर आएंगे भी तो बैक साइड से अप्रोच करेगा, तो अब ये OH इधर होगा, इधर H, इधर H और इधर H। अब इसमें कोई कन्फिग्रेशन जैसा तो कुछ नहीं है, ना R बता सकते हैं ना S बता सकते हैं। हाँ, प्रोडक्ट में इन्वर्जन जरूर आएगा, बट ऑब्जर्व होगा या नहीं ये हमें देखना है। तो इस केस में ऑब्जर्व नहीं होगा क्योंकि ये कार्बन कायरल नहीं है। तो कायरल सेंटर है, एसिमेट्रिक सेंटर है, तो ऑब्जर्वेशन भी आसान है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे और भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ हमने ब्रोमीन लिख दिया, यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया, इधर ड्यूटेरियम लिख दिया, इधर हाइड्रोजन लिख दिया, और आपने अब इसको KCN से अटैच करा दिया। तो साइनाइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, वो अप्रोच करेगा ब्रोमाइड के अपोजिट से, यहां से आएगा। और प्रोडक्ट में अब हम देखें तो साइनाइड अप्रोच करने लगेगा और ब्रोमाइड निकलने लगेगा। बाकी में कोई फर्क नहीं है, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन पर कोई फर्क नहीं है, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और अगले स्टेप में साइनाइड अपोजिट डायरेक्शन से आ गया, ये H हो गया, ब्रोमाइड बाहर हो गया, और ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन एज इट इज रहे। तो अगर अब हम यहां पर SN2 को ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, ट्रांजिशन स्टेट है और फाइनल प्रोडक्ट है, इसमें पहला स्टेप होता है हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको हम जनरली स्लो स्टेप कहते हैं। अगला स्टेप है फास्ट स्टेप, लेकिन कोई डिटेक्टेबल इंटरमीडिएट नहीं बनता। अगर हम इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में if we plot a graph energy versus progress of reaction, तो हमें ये ग्राफ कुछ ऐसा मिल जाता है। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट और ये ट्रांजिशन स्टेट, नो इंटरमीडिएट। कोई इंटरमीडिएट आपको नहीं मिलता, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पर होता है। अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे कैसे ये होगा और कैसे एग्जाम्पल्स हैं, इन सब को यहाँ अब हम डिटेल्ड में डिस्कस करते हैं आपसे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑफ SN2, SN2 रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले तो हम रेट देखते हैं यहाँ। तो काइनेटिक्स के हिसाब से द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लो स्टेप, और उसकी मॉलिक्युलरिटी ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो इसमें हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है और एक न्यूक्लियोफाइल भी है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, बिना उसके रिएक्शन नहीं होगा। तो इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसीलिए इसको हम बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, इसमें कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए।
कार्बोकैटायन के बनने से पहले ही न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच कर देना, अटैक कर देना, न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच कर देना है पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर। कार्बोकैटायन नहीं बनना। कार्बोकैटायन नहीं बनना इसका मतलब है कि अगर हमारे पास प्राइमरी हैलाइड होगा तो ये बहुत आसानी से रिएक्शन में जाएगा, सेकेंडरी स्लो जाएगा और टर्शरी और स्लो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी हैलाइड कार्बोकैटायन बना ही नहीं पाते, टर्शरी हैलाइड आसानी से बना लेते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक यहां लिख देते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इसमें जो निकलने वाला ग्रुप है, जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है जो निकल रहा है न्यूक्लियोफाइल, ये आसानी से निकल जाए। आसानी से तब निकलेगा जब कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड वीक होगा, और हैलोजन का बॉन्ड और कार्बन का बॉन्ड जो बॉन्ड है वो वीक कब होगा, जब एटम का साइज लार्ज होगा। अब कार्बन तो सेम है, लेकिन हैलोजन में फ्लोरीन सबसे छोटा हैलोजन है और आयोडीन सबसे बड़ा हैलोजन है, जिसकी वजह से आयोडीन का रिमूवल, बड़ा बॉन्ड है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अल्काइल हैलाइड में RI, RBr, RCl और RF आपको SN2 रिएक्शन के ऑर्डर में आएंगे, क्योंकि RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन्वॉल्व द कार्बन एंड द लीविंग ग्रुप क्लीवेज, इस क्लीवेज को रखता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक पर अगर हम आए तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है इट इज वन स्टेप रिएक्शन। रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ट्रांजिशन स्टेट को हम इंटरमीडिएट में काउंट नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट वॉल्डन इन्वर्जन होगा। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं या क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं रादर ये कहें हम, तो SN2 को कराने के लिए आपको सबसे पहले तो गुड लिविंग ग्रुप चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा तभी वो आसानी से अटैक कर पाएगा। और जो कार्बन और लीविंग ग्रुप है उस पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, देन ओनली द न्यूक्लियोफाइल कैन अप्रोच ईजिली। अब भाई अगर पार्शियल पॉजिटिव ही कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल कैसे आएगा? न्यूक्लियोफाइल तो नेगेटिव चार्ज के साथ है, पॉजिटिव चार्ज चाहिए उसको, और जितना बड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, उतना आसानी से सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे और अटैक फ्रॉम द बैक साइड से ही अटैक होना चाहिए इस केस में। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ, यस, वन मोर, सॉल्वेंट, ये भी बहुत अच्छा है। सॉल्वेंट आपको मेजॉरिटी में पोलर और एप्रोटिक चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। अगर सॉल्वेंट की बात नहीं भी की गई है तो भी हम ऑर्डर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री RX में लेकर चलते हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किसको कहते हैं? ऐसा सॉल्वेंट जिसमें थोड़ी पोलैरिटी तो ज़रूर हो, जैसे एसीटोन, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन पर नहीं आना चाहिए। अगर हाइड्रोजन पर आएगा तो वो प्रोटिक हो जाएगा। जैसे वाटर पोलर भी है और प्रोटिक भी है। एसीटोन पोलर है लेकिन प्रोटिक नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर है, प्रोटॉन पर नहीं, यानी H पॉजिटिव नहीं है। जैसे DMSO, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, ये है हमारे पास ये कंपाउंड, दिस इज डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। इसमें भी पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव तो है, लेकिन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन नहीं है, तो ये पोलर है, प्रोटिक नहीं। और हम लिख सकते हैं DMF,
that is dimethyl formamide. डाइमिथाइल फॉर्मामाइड हो गया, मीथेनेमाइड में दो मिथाइल ग्रुप लगे हों तो हमारे पास हो गया C डबल बॉन्ड O H N CH3 एंड CH3। यहां भी देख सकते हैं पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव है, बट पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन नहीं है। तो आप एसीटोन ले सकते हैं, DMSO ले सकते हैं, DMF ले सकते हैं। अगर ये सॉल्वेंट हैं तो ये हमेशा SN2 को ही प्रमोट करते हैं, SN2 को प्रमोट करेंगे। जैसे हमने यहां लिखा CH3Cl, फिर लिख दिया C2H5Cl, इसको और थोड़ा इलस्ट्रेट करके लिखे तो CH3CH2Cl, और फिर हमने लिख दिया यहाँ CH3H एंड CH3Cl, और फिर एक और स्टेरिकली हिंडर्ड हमने यहाँ बना दिया ऐसे। और इसमें SN2 का ऑर्डर ढूंढना है हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में। तो भाई SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो लीविंग ग्रुप के अपोजिट से अटैच होता है। जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो बैक साइड से आएगा, ऐसे इन्वर्जन करेगा। अब बैक साइड से आते समय उसको इन ग्रुप या इन एटम से रेजिस्टेंस आएगा। ये ग्रुप, ये एटम जितने बड़े बल्कि होते चले जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल को अंदर आना, कार्बन तक, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन तक आना उतना ही डिफिकल्ट होता चला जाएगा। तो अगर हम मिथाइल क्लोराइड देखें और इथाइल क्लोराइड देखें तो इथाइल क्लोराइड में थोड़ी सी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अगर अप्रोच करेगा तो उसको इस बार मिथाइल से लड़ना पड़ेगा, मिथाइल की स्टेरिक हिंड्रेंस झेलनी पड़ेगी जो बड़ा है। ये दो तो छोटे हैं, लेकिन प्रीवियस केस में तो सभी छोटे थे। अब अगर यहां पर आ जाते हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रीवियस केस के मुकाबले और ज़्यादा हो जाती है, और इस केस में तो इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस होती है कि SN2 को आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। यहाँ नो SN2 होती ही नहीं है, क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस, ये और ये न्यूक्लियोफाइल बेचारा आएगा तो आएगा कैसे, जगह ही नहीं है उसको आने के लिए। देयरफॉर SN2 कम होता चला जाएगा अगर लीविंग ग्रुप स्टेरिकली हिंडर्ड होता चला जाए तो। मतलब if steric hindrance at अल्फा कार्बन वो कार्बन जिससे लिविंग ग्रुप लगा है, ये रहा अल्फा कार्बन, इंक्रीज, तो SN2 रेट डिक्रीज, कम होती चली जाएगी। अनदर एग्जाम्पल, अनदर फैक्टर कैसे हम कर सकते हैं, तो अब एक और एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास होता CH2 CH एंड CH2Cl, और एक होता CH3 CH2 एंड CH2Cl। इस बार तो हमारे पास हैलाइड भी प्राइमरी है, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। अब अगर इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखना है जो कि इस कार्बन पर होगा, अल्फा कार्बन पर, तो ज़्यादा किस में होगा और कम किस में होगा, ए और बी को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर प्राइमरी है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी लगभग बराबर ही है, 3 कार्बन के अल्काइल ग्रुप लगे हैं। लेकिन यहाँ एक पॉइंट आपको ज़रूर देखना है, यहाँ पर अल्फा कार्बन से लगा है इथिनाइल ग्रुप, एल्कीन लगी है, और एल्कीन ग्रुप का वीक ही सही लेकिन माइनस आई इफेक्ट होता है। क्लोराइड का तो है ही है, क्लोरीन का, लेकिन अगर आप बी वाले कंपाउंड में देखें तो इथाइल का प्लस आई इफेक्ट होता है अल्काइल ग्रुप का, और इसका माइनस आई इफेक्ट।
इस तरीके से अल्फा कार्बन पर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द फर्स्ट केस अल्फा कार्बन ये ज़्यादा बड़ा होगा, ये नहीं होगा सेकंड वाला। रीज़न हमने अभी बताया आपको, इधर से भी इलेक्ट्रॉन पुल हो गए, इधर से भी पुल हो गए, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे, तो पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा होगा। इस पर पार्शियल पॉजिटिव कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सिर्फ एक है, दूसरा तो रिलीजिंग है। और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच बहुत आसान होगा बैक साइड से। तो ए और बी में कंपेयर करें तो SN2 को लेकर ए में रिएक्टिविटी फास्ट होगी और बी में रिएक्टिविटी स्लो होगी। सिमिलर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं बेंजाइल क्लोराइड, ये रहा, एंड CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2Cl, एलाइल क्लोराइड, एंड दिस इज बेंजाइल। अब एलाइल और बेंजाइल में हम कंपेयर करें तो ये है पार्शियल नेगेटिव और ये है हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव। इसमें माइनस आई इफेक्ट, इसमें माइनस आई इफेक्ट, और बेंजाइल में भी क्लोराइड का माइनस आई इफेक्ट, लेकिन फिनाइल का माइनस आई इफेक्ट एल्कीन के माइनस आई इफेक्ट से स्ट्रांग होता है। ये माइनस आई इफेक्ट स्ट्रांग है। अब अगर स्ट्रांग माइनस आई इफेक्ट है तो बेंजाइल के अल्फा कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव फिर ज़्यादा हो जाएगा। बोथ आर प्राइमरी हैलाइड लेकिन पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा है, तो फिर से हम कह सकते हैं ए और बी में से ए में SN2 की रिएक्शन रेट बी की रिएक्शन रेट से ज़्यादा होगी। आई होप इट इज मेकिंग एनी सेंस टू यू पीपल। समझ आ रहा होगा बेटा ज़रूर। फिर एक और पार्ट करते हैं। अगर इस बार हमने लिया CH3Cl एंड ClCH2C6H5, तो आई होप फर्स्ट और सेकंड में आप कंपेयर कर सकते हैं कि SN2 की रेट किसमें फास्ट होनी चाहिए। इसमें क्लोराइड का है माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन अभी हमने डिस्कस किया इसमें क्लोराइड का भी है और फिनाइल का भी है, तो ये पार्शियल ज़्यादा बड़ा हो गया। बोथ आर प्राइमरी, ये तो बल्कि मिथाइल क्लोराइड है। तो इस बार भी जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना आसानी से अप्रोच करेगा। हम बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस का फ़र्क नहीं है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें भी 2 हाइड्रोजन लगे, इसमें 3 हाइड्रोजन लगे, तो थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज उसको ओवरकम कर देता है। तो SN2 की रेट इस बार सेकंड में ज़्यादा है फर्स्ट के कंपैरिजन में। तो कंक्लूजन ये निकला कि हमारा जो कार्बन है वो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए और सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक होगा, तो आसानी से हम SN2 रिएक्शंस को परफॉर्म करा लेंगे। अब इसमें हम कुछ और चीज़ों को भी इन्वॉल्व करते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, या आपने यहां पर ले लिया विनाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड, या फिर आपने ब्रिज हेड कार्बन पर कोई हैलोजन लगाई और ब्रिज हेड कार्बन के बीच में भी कार्बन आ गए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है हमारे पास तो इसमें कोई SN2 या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती ही नहीं है। SN2 SN1 कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन केस में नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लोरीन पर है लोन पेयर और ये लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ है रेजोनेंस में, और अगर ये रेजोनेंस में है तो अब ऐसा कोई स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें क्लोरीन पर पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव, ये डबल और ये डबल, और ये नेगेटिव चार्ज आगे फिर डीलोकलाइज हो जाएगा, फिर डीलोकलाइज हो जाएगा। दिस
काइंड ऑफ रेजोनेंस वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इन द रेजोनेंस पार्ट। तो यहाँ डबल हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव होगा, ये डबल, और फिर ये आगे फिर घूम जाना है। तो इस तरीके से इसके हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखकर हम कह सकते हैं कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है। और इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को आसानी से ब्रेक, आसानी से रिमूव, आसानी से हटाया नहीं जा सकता है, इसीलिए Cl को नहीं हटा सकते। सेकेंडली, अगर हम ऐसा करेंगे भी तो जो ट्रांजिशन स्टेट आएगी उसमें क्लोरीन निकल रहा होगा और न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा, जैसा SN2 में होता है। और बिफोर रिएक्शन तो ये कार्बन था sp2 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन अब ये बन जाता है sp हाइब्रिडाइज्ड बन जाएगा, और sp है तो लीनियर होना चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का, और ये भी हाईली अनस्टेबल हो गया, हाईली अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। इसीलिए यहां नहीं होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और सेम कंडीशन यहां भी देख सकते हैं आप, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो इस केस में भी हम नहीं निकाल सकते क्लोरीन को। अब आया सी वाला केस। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा ब्रिज हेड कार्बन है, और जिसके बीच में दो कार्बन भी है, एक कार्बन भी है, ये वाला कार्बन। इन दो ब्रिज हेड के बीच में एक ये कार्बन है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है हमारे पास, ब्रेडेंट रूल को छोड़ दें अगर हम, तो हम यहां से इसको नहीं निकाल सकते किसी भी तरीके से, क्योंकि अगर हम इसको निकालेंगे, पहले तो ये टर्शरी है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री में तो बैक साइड से अटैक ही नहीं होते। और दूसरा, अगर हम कोशिश करें भी तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आए और ब्रोमीन यहां से बाहर निकले, और उस केस में भी ये कैसा हो जाएगा, sp2 होगा, और इसको होना चाहिए प्लेनर, लेकिन ये प्लेनर बन नहीं सकता, ब्रिज हेड है, ऊपर से हाइड्रोजन और नीचे के हाइड्रोजन में रिपल्शन लगा रहता है। इसीलिए थोड़ा सा बेंट रहता है। और अगर sp2 होगा तो प्लेनर होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल, अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। इसीलिए ये वाला ब्रोमीन, मतलब ब्रिज हेड का ब्रोमीन भी SN2 पाथवे में या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होता। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सब के बाद अगर हम सिंपल सा ले लें CH3 CH2F और फिर इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना चाहें, तो भाई कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, छोटे छोटे एटम है, स्मॉल एटम, स्मॉल बॉन्ड लेंथ स्मॉल, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई है तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आकर इसको नहीं निकाल सकता, तो भी नो सब्स्टिट्यूशन, कोई सब्स्टिट्यूशन इस केस में भी नहीं होती। तो ऐसे ये कुछ केस हैं जहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से परफॉर्म नहीं होती, नहीं कराई जा सकती। ये सब पार्ट था हमारे पास SN1 SN2 मैकेनिज्म का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द SN1 मैकेनिज्म। SN1 की बात करें। रिएक्शंस SN2 हम कर चुके हैं, अब बात करते हैं SN1 की। SN1 यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर।
यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम किसको कहेंगे, क्या कंडीशंस हैं, क्या होता है इसमें, ये सब डिस्कस करते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वन एग्जांपल। एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, इसके बाद इसको इलिस्ट्रेट करते हैं। एग्जांपल में सपोज हमने लिया यहाँ पर CH3 एंड CH3 विद Cl, और इसको अगर सपोज आप वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, या फिर आप रिएक्शन कराते हैं इसको मीथेनॉल के साथ, या आप रिएक्शन कराते हैं इसको इथेनॉल के साथ, तो वही यहाँ सॉल्वेंट भी है और वही यहाँ न्यूक्लियोफाइल भी है। तो अगर हमने इसको रिएक्शन कराया वाटर के साथ, तब हम इसको हाइड्रोलिसिस बोल देंगे। और अगर आपने इसको CH3OH के साथ कराया तो इसको हम मीथेनोलिसिस बोल देंगे, मीथेनोलिसिस। और आपने अगर इसको C2H5OH के साथ कराया तो इथेनोलिसिस। तो यहाँ पर वाटर, मीथेनॉल, इथेनॉल सॉल्वेंट भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। सॉल्वोलिसिस भी कह सकते हैं आप इसको सीधे से। अब इसमें यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा और उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो फर्स्ट केस में प्रोडक्ट बनेगा CH3OH एंड CH3। सेकेंड केस का प्रोडक्ट होगा हमारे पास CH3 एंड CH3 विद OCH3। और थर्ड केस का प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहाँ CH3 एंड CH3 विद OC2H5। फर्स्ट केस में अल्कोहल बना, बाकी दो केस में ईथर की फॉर्मेशन हो गई, ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है। इस केस में भी ईथर बनता है यहाँ। अब अगर हम इस रिएक्शन को समझें तो हमने बेसिकली यहाँ से Cl नेगेटिव को रिप्लेस किया OH नेगेटिव से, CH3O नेगेटिव से और C2H5O नेगेटिव से। तो एक न्यूक्लियोफाइल आया और दूसरा न्यूक्लियोफाइल चला गया, इसीलिए यह है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाउ द रिएक्शन प्रोसीड, कैसी रिएक्शन होती है, क्या इनकी मैकेनिज्म है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अब हम इसकी मैकेनिज्म पर बात करते हैं। तो अगर हम इसकी मैकेनिज्म को देखें यहाँ, तो मैकेनिज्म में अगर हमने यहाँ कोई R1, यहाँ कोई R2 और यहाँ कोई R3 लिया है, और ये हो गया हमारे पास Cl विच इज अ लीविंग ग्रुप, और यहाँ हम वाटर एज अ सॉल्वेंट, एज अ न्यूक्लियोफाइल सॉल्वोलिसिस करा रहे हैं। और हमारे पास जो कार्बन है यहाँ वो कायरल हो गया, क्योंकि R1, R2, R3 तीनों अलग अलग ग्रुप है, Cl भी अलग ग्रुप है। अब इस केस में हमें यहाँ जो पॉसिबल प्रोडक्ट मिलेंगे वो होगा R1C, R2, R3 एंड OH प्लस HOC, R2, R3 एंड R1 प्लस HCl। अब ये जो प्रोडक्ट हमें मिले, अगर हम इनको देखें तो इसमें अभी कायरलिटी है कार्बन पर, लेकिन जो दो प्रोडक्ट हमें दिख रहे हैं ये दो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एनेंटियोमेरिक मिक्सचर मिल गया, यानी रेसिमिक मिक्सचर मिल गया, एनेंटियोमर्स मिल गए, दैट इज रेसिमिक मिक्सचर मिल गया। और रेसिमिक मिक्सचर है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, लेकिन जो हमारा सबस्ट्रेट था वो एक्टिव था। अब ये रिएक्शन कैसे हुई, क्या इसकी मैकेनिज्म है, कैसे आगे बढ़ना है इस रिएक्शन में, क्या सॉल्वेंट चाहिए, कैसे होगा, अब इसको देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ था R1
R2 and R3 with the Cl। तो सबसे पहले जो काम होता है इसमें, ये C और Cl का बॉन्ड हिट्रोलिटिकली क्लीव हो जाता है, ऐसे टूट जाता है। और यहाँ कोई खास एनर्जी नहीं चाहिए, लगभग 84 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए। आसानी से बॉन्ड टूट जाता है और इस बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है सॉल्वेंट, जो वाटर है। सॉल्वेंट हमें यहाँ चाहिए पोलर एंड प्रोटिक, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे वाटर, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है और वो आसानी से बॉन्ड को क्लीव कर देता है हिट्रोलिटिकली। अब यहां आपको R1 C R2 R3 प्लस Cl नेगेटिव मिल जाते हैं। अब जो ये कार्बोकैटायन मिला और ये क्लोराइड मिला, ये दो वाटर के थ्रू सराउंड हो जाते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के थ्रू। दैट इज R1 C R2 एंड R3 प्लस विल बी सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल इस टाइप से, और ये हो जाता है OH2, ये हो जाएगा OH2 OH2 एंड OH2। इस टाइप से सराउंड होता है। ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। और इस प्रोसेस में एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। एंड ये कार्बोकैटायन, इसका मतलब एक सॉल्वेंट केज में बंद हो जाता है। तो यहां आ जाता है हमारे पास सॉल्वेंट केज। सिमिलरली द क्लोराइड आयन, ये जो हमारे पास क्लोराइड आयन है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू सराउंड हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा हो जाता है यहां पर भी, इस टाइप से HOH HOH, और हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो अब अगर ये भी सराउंड हो गया तो यहां से भी एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। एंड दिस हाइड्रेशन एनर्जी इज सफिशिएंट टू कंपनसेट द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना है, वो भी स्टेबल है। और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन का पहला स्टेप ही हमारे पास यहाँ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब अगर हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ें तो अगले स्टेप में हमारे पास कार्बोकैटायन मिला और ये कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्रायंगुलर प्लेनर है। तो इफ वी सी द पिक्चर, तो हम अगर यहां एक ट्रायंगुलर प्लेनर बनाते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहां सेंटर में कार्बन है जिसमें एक तरफ लगा है हमारे पास R2, एक तरफ लगा है हमारे पास R1 और एक तरफ लगा है हमारे पास R3। ये पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन। और इधर हम क्लोराइड निकाल चुके हैं ऑलरेडी। अब जो वाटर मॉलिक्यूल है H2, ये वाटर मॉलिक्यूल या तो सेम साइड से अप्रोच करते हैं या ये अप्रोच करते हैं बैक साइड से, किसी भी साइड से आ सकते हैं। बट सेम साइड से आने में ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं, इनको क्लोराइड से थोड़ा सा रिपल्शन मिलता है, क्योंकि क्लोराइड सॉल्यूशन से निकलकर बाहर तो जाएगा नहीं, रहेगा तो वो सॉल्यूशन में ही जब डिटैच हुआ था। तो यहां यानी सेम साइड से आने पर इसको थोड़ा रिपल्शन होता है और अपोजिट साइड से कोई रिपल्शन नहीं होता। तो आने की पॉसिबिलिटी लगभग बराबर है दोनों साइड। अब अगर बैक साइड से आता है तो OHC और ये हो जाता है हमारे पास
R2, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R3। और अगर सेम साइड से आता है तो ये हो जाएगा R1C R2OH एंड R3। इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है यहाँ, इस तरीके से हमें यहाँ पर मिल जाता है रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर में जो अपोजिट साइड से आया दैट इज नेम्ड एज इन्वर्जन या इन्वर्टेड प्रोडक्ट, जिसको हमने SN2 में भी पढ़ा था। और अगर सेम साइड से आया है, जो कि आएगा ही, दैट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें इन्वर्जन भी है, रिटेंशन भी है। बट अगर हम माइन्यूटली देखें तो जो सेम साइड से आने का चांस है, यानी रिटेंशन का चांस है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है इन्वर्जन से। तो इन्वर्जन इज स्लाइटली मोर देन रिटेंशन। तो अगर हम कहें कि 100% रेसिमिक मिक्सचर है तो 100% तो नहीं है, लेकिन डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, कंपाउंड टू कंपाउंड होता है। जैसे अगर हम कहें कि अगर हमें रिटेंशन 49% हुआ है तो इन्वर्जन 51% हो गया, इसका मतलब 98% रेसिमाइजेशन हो गया, लाइक दिस वन। तो जब तक आपको इस टाइप के ऑप्शन ना हो कि दैट 100% रेसिमाइजेशन, स्लाइटली लेस देन 100% रेसिमाइजेशन, इस टाइप के ऑप्शन ना हो, या इन्वर्जन इज स्लाइटली मोर देन रिटेंशन, इस टाइप के ऑप्शन ना हो, तब तक आप रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे उसको और इनएक्टिव कहेंगे। एक्चुअली हमारा आंसर डिपेंड करता है ऑप्शंस पर। हमने आपको सब बता दिया कि एक्चुअल क्या हुआ। तो आपको यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, ये है फास्ट सिस्टम का अटैक। तो अब इस पूरी कहानी में अगर हम देखें, यहाँ पर पूरी कहानी में, पूरी SN1 मैकेनिज्म में, तो SN1 मैकेनिज्म में R1C R2 R3 Cl ने पहले वाटर के साथ मिलकर, जो सॉल्वेंट था, स्लो स्टेप में R1C R2 R3 जैसा एक कार्बोकैटायन बनाया प्लस Cl नेगेटिव बनाया, बोथ आर इन द एक्वस स्टेट। और उसके बाद फास्ट स्टेप में ये हमारे पास 3 डिग्री इंटरमीडिएट है। फास्ट स्टेप में वाटर ही आ गया यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये बन गया R1C R2 R3, या सीधे से, और ये बन गया हमारे पास R1C R2 R3 एंड OH प्लस OHC R2 R3 एंड R1। तो अगर हम इसकी रेट काइनेटिक्स लिखें तो रेट काइनेटिक्स में हमारे पास सिर्फ आएगा K इंटू RCl, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं आया, फास्ट स्टेप में आया, और सॉल्वेंट को हम रेट काइनेटिक्स में नहीं लिखते। तो इट इज यूनिमॉलिक्यूलर, ऑर्डर इज 1, रेट independent on nucleophile concentration. Third one, carbocation formation takes place, carbocation formation. Therefore, rearrangement is possible. रीअरेंजमेंट हो सकता है अगर पॉसिबल है तो। लिखेंगे तो हम रेसिमिक मिक्सचर ही, रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड। लेकिन रेसिमिक मिक्सचर तभी कहेंगे जब हमारा कार्बन सबस्ट्रेट का कायरल होगा। तो अब रह गया हमारे पास इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या है, कैसे बनेगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो वो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है इसमें। अब हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास कोई RCl था,
जो सॉल्वेंट के साथ मिलकर R और Cl के बॉन्ड को क्लीव करेगा, यानी ट्रांजिशन स्टेट तक आएगा, और यहां से फिर आपको मिल जाएगा R प्लस, मतलब ये बन गया आपके पास इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट मिल गई और ये हो गया इंटरमीडिएट। अब इस इंटरमीडिएट पर न्यूक्लियोफाइल या वाटर का जो भी न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत है, वो अटैक करेगा। तो वो जब यहाँ से ऐसे अटैक करेगा तो R और OH के साथ फिर से एक ट्रांजिशन स्टेट 2 बन जाएगी, एंड देन द intermediate is ROH and H with the positive charge. Then after ये intermediate 2 हो गया। इसके बाद ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट होगा, मतलब स्लाइटली थोड़ी सी एनर्जी बढ़ेगी। अभी ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करना शुरू कर जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट 3, एंड फाइनली ROH की फॉर्मेशन हो जाएगी, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बहुत सिंपल है इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को यहाँ पर शो करना। हम यहाँ पर शो कर सकते हैं इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को। ये देखिए, तो अगर हम यहाँ पर एनर्जी ले आए और यहाँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो हमारे पास यहाँ RBR था, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 पर गया, उसके बाद इंटरमीडिएट बना, फिर ट्रांजिशन स्टेट 2 आई, फिर इंटरमीडिएट आया, फिर एक छोटी सी ट्रांजिशन स्टेट आई, और फाइनली हमको यहाँ प्रोडक्ट मिल गया। तो RBR, ये ट्रांजिशन स्टेट 1, ये R पॉजिटिव यानी इंटरमीडिएट 1, ये ट्रांजिशन स्टेट 2, और यहाँ ROH एंड H इंटरमीडिएट सेकेंड 1, फिर ये ट्रांजिशन स्टेट 3 हो गया, और यहाँ आपको मिल गया फाइनल प्रोडक्ट। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आपको ट्रांजिशन स्टेट मिली है 3, तो इंटरमीडिएट मिलेंगे आपको 2, यानी ट्रांजिशन स्टेट -1 इज इक्वल टू इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट -1 इज इक्वल टू इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट +1 इज इक्वल टू ट्रांजिशन स्टेट। ये सिंपल सा फॉर्म हो जाएगा हमारे पास। SN1 रिएक्शन कराने के लिए आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की ज़रूरत है, स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहिए। अगर स्टेबल कार्बोकैटायन है तो RX हमारे पास 3 डिग्री होना चाहिए, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री फॉर SN1। SN2 के लिए रिवर्स प्रोफाइल था। तो इस तरीके से हम SN1 रिएक्शन को परफॉर्म करा सकते हैं। और ध्यान रखना है कि यहाँ न्यूक्लियोफाइल वीक होना चाहिए, स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल कब अटैक कर रहा है? जब कार्बोकैटायन बन गया। ये देखिए, कार्बोकैटायन बनने के बाद अप्रोच कर रहा है। ऑलरेडी यहाँ चार्ज पार्शियल पॉजिटिव था और नेगेटिव था, लेकिन न्यूक्लियोफाइल ने तब अटैक किया जब कार्बोकैटायन बन गया, पहले नहीं किया। अगर स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल होता तो SN2 की तरह पार्शियल पॉजिटिव पर ही अप्रोच कर जाता, वहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनती। इसीलिए आपको यहाँ वीक न्यूक्लियोफाइल की जरूरत पड़ेगी। यू रिक्वायर अ वीक न्यूक्लियोफाइल। अब जैसे अगर हम कुछ इसी में एग्जांपल्स को और इलिस्ट्रेट करें,
लाइक हमारे पास यहाँ Br है और हमने यहाँ वाटर यूज़ किया, तो पोलर और प्रोटिक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, गुड लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप कौन हो गया? ये रिएक्शन की मैकेनिज्म SN1 से जाएगी और सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ कार्बोकैटायन। ऐसा कार्बोकैटायन बनेगा प्लस Br नेगेटिव। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया हमारा। अब अगर ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन में अब यहाँ पर हम शिफ्ट करा सकते हैं मिथाइल, दैट इज CH3 नेगेटिव का शिफ्ट हो गया, मिथाइल शिफ्ट। और मिथाइल शिफ्ट के बाद यहाँ से इधर ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। अब आपके पास बचेगा कुछ ये पॉइंट, ये बन गया 3 डिग्री। जैसे बताया था कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है इफ रिक्वायर्ड। अब आएगा न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करने के लिए और ये न्यूक्लियोफाइल इधर अप्रोच करेगा और फाइनली वी शुड गेट OH ओवर हियर। ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल होता, यहाँ Cl लगाया, यहाँ H लगाया, यहाँ आपने H लगा दिया और यहाँ CH3 लगा दिया, और हम यहाँ सबस्ट्रेट अगर सेम लेकर अटैकिंग रिएजेंट बदल दें, जैसे यहाँ लिया एक्वस QH और यहाँ ले लिया हमने वाटर ओनली, तो एक्वस QH में आपको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा OH नेगेटिव और यहाँ न्यूक्लियोफाइल मिलेगा वाटर। तो ये हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल वाटर, जो कि एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। हाइड्रोक्साइड आयन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। अब अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और वीक न्यूक्लियोफाइल है, हमारे पास सेकेंडरी हैलाइड है, तो प्राइमरी में तो बहुत श्योर थे हम कि हम SN2 से ले जाएंगे, टर्शरी में भी श्योर थे कि हम SN1 से ले जाएंगे। सेकेंडरी में जैसे अभी हमने सेकेंडरी का भी एग्जांपल किया, तो पोलर प्रोटिक था, वीक न्यूक्लियोफाइल था, हम SN1 ले गए। तो सेकेंडरी में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो SN1 से जाएगा या SN2 से जाएगा। मोस्टली सेकेंडरी हैलाइड SN1 से जाते हैं, मोस्टली सेकेंडरी हैलाइड SN1 से जाते हैं, बट अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो जाए थोड़ा, जैसे यहाँ था, तो ये SN2 से भी चले जाएंगे ये जाएगा SN1 से। अब अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है, SN2 से जाएगा, तो आपको इस कार्बन पर इन्वर्जन मिलेगा, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल वीक है, SN1 से जा रहा है, तो सेम कार्बन पर आपको इन्वर्जन और रिटेंशन भी मिलेगा, दोनों पार्ट होंगे। तो अब फर्स्ट केस का प्रोडक्ट होगा इन्वर्टेड प्रोडक्ट, दिस वन। CH3 और H में कोई चेंज नहीं, वो वहीं के वहीं रहेंगे। लेकिन इस केस में यहाँ जहाँ से Cl निकला है वहाँ OH भी आएगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी OH आएगा। बाकी कार्बन पर कोई कॉन्फ़िगरेशन का चेंज नहीं होगा। तो हमने एक कंक्लूजन निकाला कि हमें अगर पुअर न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो हम SN1 से लेकर जाएंगे, और अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो हम SN2 से लेके जाएंगे, लेकिन किसके लिए? फॉर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के लिए हम इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर एक ग्राफ को देखें, जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो करेंगे लॉग ऑफ रेट वर्सेस अल्काइल ग्रुप। यहां हमारे पास हो गया लॉग ऑफ रेट वर्सेस आर ग्रुप, मतलब अल्काइल ग्रुप। तो हमें जो ग्राफ मिलता है वो कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। इस टाइप का ग्राफ मिलता है। इस ग्राफ को समझे तो ये ग्राफ हमें SN2 के लिए मिलता है,
और ये ग्राफ मिलता है हमें SN1 के लिए। एक्सपेरिमेंटली ग्राफ बता रहा है कि SN1 की रिएक्शन रेट फास्ट होती है और SN2 की रिएक्शन रेट स्लो होती है, क्योंकि SN1 में जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो लगभग 85 किलो जूल की चाहिए और यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 105 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए, क्योंकि SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, वहाँ इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन थी और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बॉन्ड को ब्रेक करने में भी हेल्प कर रहा था। हाइड्रेशन एनर्जी थी SN1 में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर देती है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास मान लो कि CH3 ग्रुप है, मिथाइल, तो नेचुरली SN2 से जाएगा। अगर हमारे पास इथाइल ग्रुप है तो अभी तो प्राइमरी है, लेकिन अगर हमारे पास टर्शरी होता, ये दिस वन दैट इज CH3 होल थ्राइस C, ऐसे, तो ये SN1 से जाता और SN2 कहीं यहां पर है। दिस इज SN1 फॉर सेकेंडरी हैलाइड, दैट इज, इसको यहां थोड़ा सा लिख देते हैं, स्पेस कम है, तो Me2CH ऐसे। तो मोस्टली तो SN1 से ही जाते हैं, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो SN2 से भी जाने लगती है रिएक्शंस फॉर द सेकेंडरी हैलाइड्स। सेकेंडरी हैलाइड SN1 और SN2 दोनों से जा सकती है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट करते हैं यहाँ पर। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें कि हमारे पास मान लो सेकेंडरी हैलाइड है, ये यहाँ पर हमने लगा दिया ब्रोमीन, यहां भी हमने लगा दिया ब्रोमीन और यहां भी हमने लगा दिया ब्रोमीन। ये A है, ये B है और ये C है। अब अगर पूछे कि इसमें SN1 का ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो देखो जी, SN1 के लिए हमें स्टेबल कार्बोकैटायन चाहिए। स्टेबल कार्बोकैटायन अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो फर्स्ट केस में आपको सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, सेकंड में भी सेकेंडरी विद द रेजोनेंस और थर्ड में भी सेकेंडरी विद द रेजोनेंस बनेगा। लेकिन देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो रेजोनेंस कैसा है और स्पीशीज़ कैसी बनी। फर्स्ट केस का सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना जिसके टोटल 4 हाइपर कॉन्जुगेशंस हैं और प्लस आई इफेक्ट भी है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। इस केस में आपको रेजोनेंस आ गया, ये एलाइलिक हो गया, सेकेंडरी बना है, रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और इसमें इंडक्टिव इफेक्ट तो इधर से लग ही रहा है थोड़ा। लेकिन तीसरा केस हम अलग बनाते हैं और यहां देखें तो अब आपको मिला सेकेंडरी, लेकिन ये अगर बाय नेचर देखें तो एंटी एरोमेटिक हो गया, और अगर ये एंटी एरोमेटिक हो जाता है तो ये बन जाता है अनस्टेबल। दैट मीन्स कि अगर ये अनस्टेबल हो गया तो ये तो फॉर्म होगा ही नहीं, और SN1 में कार्बोकैटायन बनना एसेंशियल कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है। और A और B में देखें तो ज़्यादा स्टेबल हमें B का कार्बोकैटायन मिला, तो B में सबसे आसान होगा, A में उससे स्लो होगा और C में अगर होगा तो सबसे स्लो रेट से होना चाहिए। B में सबसे फास्ट होगा, A में स्लो होगा और C में एग्जैक्टली देखें तो नहीं होगा, लेकिन ऑर्डर में रखें तो सबसे स्लो रेट से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। और कुछ एग्जाम्पल ही यहाँ पर हम इलिस्ट्रेट करते हैं। जैसे अगर हमने सपोज यहाँ पर लिया Br विद द NO2 ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ, और यहाँ भी Br ले लें ये OCH3 ग्रुप के साथ, और यहाँ पर भी हम Br लें और यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं, और फोर्थ ऑप्शन में कुछ नहीं लिखा, बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूट नहीं की। अब अगर हम देखें कि इन सभी सब्सटेंस A, B, C और D में SN1 का ऑर्डर क्या होगा एंड SN2 का ऑर्डर क्या होगा।
SN1 और SN2 के ऑर्डर क्या क्या होंगे, कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी SN1 से SN2 से। तो अगर हम SN1 को देखें तो SN1 में हमें स्टेबल कार्बोकैटायन मिलना है, स्टेबल कार्बोकैटायन। अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो हमें यहां पर ये कार्बोकैटायन मिलेगा CH2 पॉजिटिव, लेकिन जो NO2 ग्रुप लगा है वो भी पैरा पोजीशन पर है, तो ये -I और -R दोनों इफेक्ट दिखाएगा, -I भी और -R भी, जिससे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। लेकिन सेकंड केस में अगर आपको मिलेगा तो यहां पर OCH3 का बहुत अच्छा +R इफेक्ट है और कार्बोकैटायन +R इफेक्ट से स्टेबिलिटी गेन करते हैं, तो ये कार्बोकैटायन आपको स्टेबल मिलेगा, यहां +R इफेक्ट हो गया। इफ वी सी द थर्ड केस, तो थर्ड केस में भी आपको कार्बोकैटायन मिला, लेकिन मिथाइल ने यहां रेजोनेंस तो नहीं दिया, +I इफेक्ट दिया और साथ में हाइपर कॉन्जुगेशन दिया, स्टेबिलिटी तो यहां भी आएगी, लेकिन B के कंपैरिजन में थोड़ा कम स्टेबल होगा, बट A से बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। एंड इफ वी सी द D पार्ट, अगर हम D पार्ट को देखें तो इसमें बेंजीन पर कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा जो इस कार्बोकैटायन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता हो या अनस्टेबल करता हो। तो कार्बोकैटायन की टर्म में अगर हम देखें तो कार्बोकैटायन में सबसे ज़्यादा स्टेबल है B, उसके बाद स्टेबल है हमारा C, उसके बाद स्टेबल है D और सबसे कम स्टेबल है A। इस तरीके से हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को अगर देख लें तो हम SN1 का ऑर्डर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, SN1 का ऑर्डर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बट इफ वी सी द SN2 रिएक्शन, अगर हम SN2 की बात करें तो यहीं डिस्कस करते हैं उसको कंपैरिजन के लिए। तो SN2 में अगर हम देखें तो SN2 में हमें जहां सब्स्टिट्यूशन कराना है, ये उस कार्बन पर हमें मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तभी आएगा यहां पर न्यूक्लियोफाइल। और NO2 का जैसा हमने बताया -I -R इफेक्ट है, तो अब A के केस में सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। OCH3 तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है +R इफेक्ट से, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी सबसे कम हो जाएगी, सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज हो। मिथाइल भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा +R से कम प्रोवाइड कर रहा है, तो ये इतना होगा। और B वाले केस में कोई इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं हो रहे, कोई इलेक्ट्रॉन खींच भी नहीं रहा, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज थोड़ा और बड़ा बना देता है। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव चार्ज हमें मिलेगा A में, और SN2 के लिए हमें उसी कार्बन पर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो अगर हम SN2 देखें तो हमें जिस कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन कराना है वहाँ मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज आया आपके पास A में, उसके बाद आया आपके पास D में, D के बाद आया C में, और C के बाद आएगा B में। तो ऐसे देखें तो इस केस में हमारा SN1 और SN2 का जो ऑर्डर है एकदम एंटायरली रिवर्स हो गया, एकदम अपोजिट हो गया। इस तरीके से हम SN1 और SN2 को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वी कैन गो फॉर द अनदर एग्जाम्पल्स। जैसे अगर हमारे पास होता CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl और C6H5 CH2Cl, और इसमें A और B में आपको प्रिडिक्ट करना होता SN1 एंड SN2, इसको प्रिडिक्ट करना होता, तब क्या करते?
तो SN1 के लिए अगर हम देखें तो हम वही पॉइंट पर आएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, और यहां बनेगा CH2 पॉजिटिव। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी में बेंजाइलिक की स्टेबिलिटी ज्यादा है, मोर स्टेबल। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो SN1 का ऑर्डर हो गया हमारे पास B इज मोर देन A, B इज मोर देन A। लेकिन अगर हम SN2 के लिए देखें तो SN2 के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, और इस बार अगर हम पॉजिटिव चार्ज देखें तो इसका माइनस आई इफेक्ट स्ट्रांग है और इसका माइनस आई इफेक्ट वीक है। तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा होगा और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव कम होगा। तो SN2 के लिए इस बार रिवर्स ऑर्डर नहीं होगा, इस बार फिर से B में ज्यादा आसानी से होगा इन कंपैरिजन टू A। अब SN1 होगा या SN2 होगा, वो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है या वीक है, स्ट्रांग है या वीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन सिंपल अगर SN1 और SN2 की ऑर्डर निकालनी हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब जैसे सपोज हमारे पास यहां Cl लगा होता और हम कहते कि वाटर के साथ रिएक्शन बताइए क्या होगी, तो हम देखते हैं कि ये सेकेंडरी हैलाइड है और वाटर एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, और वीक न्यूक्लियोफाइल है, सेकेंडरी हैलाइड है हमारे पास, तो हम इसको SN1 से ले जाते हैं। तो सबसे पहले तो कार्बोकैटायन बनाएंगे हम, और ये हमारे पास बन गया कार्बोकैटायन। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, बट ये और भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है अगर हम इसका हाइड्राइड शिफ्ट करा दें। हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो वो इधर से इधर जाएगा, एंड नाउ वी कैन हैव दिस वन। अब ये ज्यादा स्टेबल कैसे है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज के पड़ोस में ही आ गया लोन पेयर, इससे ज्यादा खुश नसीब कौन होगा स्टेबिलिटी में। ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हो गए, तो ये हाईली रेजोनेंसली स्टेबल है, जो हम कई बार ऑलरेडी रेजोनेंस के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं आपसे। अब यहां पर वाटर आ जाएगा, एंड फाइनली वी ऑब्टेन दिस एज अ फाइनल प्रोडक्ट। ये हमें यहां फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अनदर एग्जाम्पल्स, अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर जाएं तो हम यहां देख सकते हैं दैट अगर हमने ये लिया, ये और ये 3 तरह के हैलाइड लिए, A, B एंड C। अब आपसे पूछे कि इसमें SN1 का ऑर्डर क्या होगा, तो SN1 स्टेबल कार्बोकैटायन से जाता है। तो इस केस में सबसे पहले जो कार्बोकैटायन जनरेट होगा वो प्राइमरी जनरेट होगा। इस केस में अगर जनरेट होगा तो डायरेक्टली 3 डिग्री जनरेट होगा, विच इज मच स्टेबल, और इस केस में जनरेट होगा तो डायरेक्टली सेकेंडरी जनरेट होगा। तो 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो फर्स्ट स्टेप के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल बना हमारे पास B में, उससे कम स्टेबल बना C में, और सबसे कम स्टेबल बना A में। दैट्स अ डिफरेंट इशू कि प्राइमरी और सेकेंडरी अगर SN1 से ही जाते हैं तो इनके फाइनल प्रोडक्ट सेम आ जाएंगे, क्योंकि इसमें मिलेगा आपको रीअरेंजमेंट, यहां से हाइड्राइड शिफ्ट, H नेगेटिव का शिफ्ट। लेकिन ये कार्बोकैटायन बनने के बाद की स्थिति है, कंडीशन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन विच इज फास्टेस्ट इन B, इसीलिए SN1 की रेट फास्ट होगी B में। तो SN1 फास्टेस्ट होगी B में, देन C एंड देन A। हाँ, फाइनली अगर हम SN1 से ही तीनों को ले जाते हैं तो आपको फाइनल प्रोडक्ट तो एक जैसे ही मिलेंगे, जैसे इस केस में फिर से हाइड्राइड शिफ्ट हो गया।
अगर ये SN1 से ही हम प्रोसीड कराते हैं तो, और न्यूक्लियोफाइल तीनों केसेस में एक जगह पर आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करना है, प्रोडक्ट फाइनली विल बी द सेम फॉर SN1, प्रोडक्ट फाइनली विल बी द सेम, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन फॉर SN1 इज नॉट सेम फॉर ABC, क्योंकि पहले स्टेप है कार्बोकैटायन का जनरेशन, जो सबसे स्टेबल है वो सबसे पहले बनेगा। अनदर एग्जाम्पल इफ वी से टेक, जैसे अगर हमने इस बार ये क्लोराइड लिया और ये क्लोराइड लिया, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, इसमें SN1 अगर हम ढूंढते हैं तो क्या, तो SN1 अगर हम A और B में सर्च करते हैं तो हमें फिर से उसी पर जाना होगा कि स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ बना। ये पॉजिटिव 3 डिग्री, इसमें 2 डिग्री तो है बट इसमें वही कार्बोकैटायन के एडजेसेंट आ गए लोन पेयर, ये तो भाग जाग गए इसके, तो ही सो लकी। तो अब ये 2 डिग्री है विद रेजोनेंस। स्टेबिलिटी में अगर हम देखें तो ये ऑर्डर होगा, और अगर ये ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल B में बना है, तो नेचुरली SN1 में अगर हम जाएं तो B इज मोर स्टेबल देन A, या B की रिएक्टिविटी A से ज़्यादा होगी SN1 रिएक्शंस को लेकर। कुछ और एग्जाम्पल, जैसे अगर हमारे पास यहां होता साइक्लोप्रोपेन के बाहर CH2Cl और बेंजाइल क्लोराइड, साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन और इसमें अगर हम SN1 रिएक्शन को फिर से देखें A और B में, तो आपको हर बार हम एक ही बात बताते जा रहे हैं, और आपने भी उसी बात पर फोकस रखना है कि स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ बन रहा है, ये बना, और इसमें बनेगा बेंजाइल। और अब यहाँ आपको देखकर समझ आ गया होगा, जैसा हम डिस्कस भी कर चुके हैं GOC में, कि ये कार्बोकैटायन ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस इज मच मोर स्टेबल देन B पार्ट। और फिर से वही, अगर स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया तो A की रिएक्शन SN1 के लिए B से ज्यादा होगी SN1 के लिए। वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल में अगर हमने यहाँ क्लोरीन लिया और फिर वाटर के साथ रिएक्शन कराया और पूछा कि जरा बताइए कि क्या पार्ट मेजर होगा, क्या पार्ट माइनर होगा, तो इस केस में हम सबसे पहले तो कार्बोकैटायन बनाते हैं, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल है और सेकेंडरी हैलाइड है हमारे पास। और साइक्लोब्यूटेन में अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये रीअरेंजमेंट में चला जाता है। ये किस तरह का रीअरेंजमेंट होता है? ये रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करता है और यहाँ अटैच होता है, मतलब ये कुछ ऐसा होता है। ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, ये एज इट इज है, यहाँ से टूट जाता है और इधर अटैच होता है, जिससे इस कार्बन पर चार्ज डेवलप हो जाता है पॉजिटिव। मीनिंग जब यहाँ से जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है तो इस कार्बन पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज के बीच में यहाँ बॉन्ड बनेगा। मतलब फाइनली वी गॉट द स्ट्रक्चर लाइक दिस वन। और अगर इसको हम थोड़ा सा सुंदर सा करके सिमेट्रिकल करके लिखें तो ऐसा ही तो आया। और हम जानते हैं कि इसमें डांसिंग रेजोनेंस है, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। तो इसमें रिंग एक्सपेंड नहीं, रिंग क्लोज हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, छोटी हो गई। परसेंटेज वाइज देखें तो ये लगभग आपको 47% मिलता है और ये 48% मिलता है। एक 47 और एक 48% के आसपास मिल जाता है। एंड नाउ द
फाइनली अगर हमें वाटर अटैच करना होगा तो हम दिस प्रोडक्ट शुड बी एज अ मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर हो गया और इसके कंपैरिजन में यहां से मिलने वाला प्रोडक्ट थोड़ा माइनर हो जाएगा। दिस वन, दिस इज द पॉसिबिलिटी। तो इस तरीके से हम यहां पर अलग अलग सबस्ट्रेट लेकर SN1 रिएक्शंस को परफॉर्म करा सकते हैं, SN1 रिएक्शंस पर जा सकते हैं कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन के बाद। लेकिन ध्यान रखना है कि कार्बोकैटायन बनना चाहिए। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास मान लें कोई ऐसी सिचुएशन होती जहां ब्रिज हेड पर है तो 3 डिग्री, वाटर भी ले लेंगे, लेकिन ये कार्बोकैटायन हम यहां नहीं बना सकते। है 3 डिग्री कार्बोकैटायन बट डू नॉट फॉर्म, ये बनते ही नहीं है, हाईली अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। अब जैसे अगर हमारे पास होता CH3, एक और नई तरह का एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, CH3 एंड CH3 विद CH2Cl, प्राइमरी हैलाइड है और हम चाहते हैं कि हम किसी न्यूक्लियोफाइल को, अच्छे न्यूक्लियोफाइल को लाएं और SN2 कराने की कोशिश करें। तो यहां अगर हम देखते हैं तो SN2 अगर हम कराएंगे प्राइमरी हैलाइड में तो वो बैक साइड से अप्रोच करना उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो ग्रुप लगे हैं, इतना बल्कि ग्रुप लगा है, इनफैक्ट ये जो बल्कि ग्रुप लगा है इतना बल्कि ग्रुप है कि न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच ही नहीं करने देता। प्राइमरी हैलाइड होने के बाद भी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के बाद भी बैक साइड से आना चाहिए, आता नहीं है, आ नहीं सकता बल्कि। तो इस केस में भी नो SN2, SN2 होती नहीं है। अब अगर वो 0.00001 पार्ट में हो जाए तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। हाँ, अगर हम इसको मान लें, अगर हम इसको मान लें वाटर ले जाएं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और वाटर के साथ ले जाएं तो थोड़ा थोड़ा स्लो रेट से कंपैरेटिव टू SN2 रिएक्शन को हम परफॉर्म करा सकते हैं। मतलब ये भी बहुत फास्ट नहीं होती, क्योंकि बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन तो यहां भी नहीं बनता। ये प्राइमरी बना जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बहुत स्लो, वेरी स्लो। अब ये CH3 नेगेटिव का शिफ्ट होगा जिसको हम मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं, और मिथाइल शिफ्ट के बाद ये बनता है CH3 पॉजिटिव चार्ज एंड CH2 विद CH3, और फिर यहां वाटर अप्रोच करते हैं। और अगर यहां वाटर अप्रोच करेगा तो अब आपको मिलेगा CH3 एंड CH2 विद द OH, ऐसे मिलेगा। तो अगर हमारे पास आइसोब्यूटाइल एंड नियोपेंटाइल प्राइमरी सबस्ट्रेट हैं तो दे रिएक्ट वेरी स्लोली बाय द SN1 मैकेनिज्म, रिएक्ट करते हैं लेकिन बहुत स्लोली करते हैं। अगर हमारे पास क्या हो, आइसोब्यूटाइल एंड नियोपेंटाइल आर प्राइमरी सबस्ट्रेट, तो प्राइमरी होने की वजह से रिएक्ट तो करते हैं बट वेरी स्लोली बाय द SN1 मैकेनिज्म। SN2 तो जाते ही नहीं है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से।